हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है परिवहन में हम एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, रेल परिवहन और रेल परिवहन और सड़क परिवहन। और उसके बाद आज टॉपिक है वायु परिवहन और जल परिवहन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं वायु परिवहन और जल परिवहन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में। तो चलिए आज का भी टॉपिक है परिवहन। तो परिवहन में आज का टॉपिक है जो स्पेशली पढ़ाने वाले हैं जल परिवहन और वायु परिवहन। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल परिवहन से। जल परिवहन अगर बात किया जाए जल परिवहन अगर बात किया जाए तो ये दुनिया के सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। इसके बारे में दुनिया के सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। और स्टार लगा के बाद नोटिस ही कर लेते हैं सबसे सस्ता परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। ये दुनिया के सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। और जल परिवहन और ये जहाँ जाएगी और जहाँ से आना स्टार्ट करेगी तो कोई ना कोई जल परिवहन कोई ना कोई बंदरगाह पे रुकेगी। तो चलिए पहले हम बंदरगाह को ही बतला देते हैं। अच्छा, बंदरगाह क्या है? तो ये बंदरगाह का रहने का जगह नहीं है। बंदरों के रहने का जगह को बंदरगाह कहते हैं, ऐसा वाली कहानी नहीं है। बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह बात किया जाए बंदरगाह का तो बंदरगाह ये जो है बंदरगाह एक जगह का नाम है और ये आमतौर पर समुद्र के किनारे रहता है। बंदरगाह इस जगह का नाम होता है और ये आमतौर पर समुद्र के किनारे रहता है। और यहीं से कोई भी वस्तु को देश या विदेश में आयात निर्यात किया जाता है। बंदरगाह इस जगह का नाम है और यह मुख्य रूप से यह समुद्र के किनारे में ही रहता है। और यहाँ से किसी भी वस्तु को देश विदेश में आयात निर्यात व्यापार किया जाता है, इसे बंदरगाह कह सकते हैं। ठीक है, बंदरगाह कहते हैं। चलिए अगर बात किया जाए माने बंदरगाह कितने प्रकार के हैं, तो बंदरगाह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और एक होते हैं जो पहले से बने हुए हैं जिससे गॉड नहीं बनाए हैं, प्राकृतिक बंदरगाह। और एक होते हैं मानव निर्मित बंदरगाह या कृत्रिम बंदरगाह। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? तो बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं और एक में प्राकृतिक और एक मानव निर्मित या कृत्रिम। मानव निर्मित भी कहा जाता है या कृत्रिम। ठीक है, तो जिसे भगवान ने गॉड ने या जो इस धरती पर पहले से ही अवेलेबल है उसे प्राकृतिक बंदरगाह, और जिसे इंसान ने मानव ने बनाया है उसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो ये आप बंदरगाह का कंसेप्ट समझ गए होंगे। और बात किया जाए बंदरगाह के बारे में तो बंदरगाह भारत में 200 से अधिक है, लेकिन भारत में बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या मात्र 13 है। भारत में बड़े बड़े बंदरगाहों की संख्या मात्र 13 है। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा बंदरगाह कितना है। बड़े बंदरगाह भारत में बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है, लेकिन बंदरगाह बात किया जाए कुल तो 200 से अधिक, 2 से प्लस। ठीक है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। और इसी बंदरगाह का हम नाम जानेंगे और जानना प्रयास करेंगे जी कौन कौन बंदरगाह है और कहाँ पर स्थित है। अच्छा, बंदरगाह कहाँ रह सकता है? पानी के किनारे। तो भारत में जो भारत का मैप हम सब जानते हैं, भारत के निचले हिस्सा में पानी है तो वहीं पर बंदरगाह रहता है। चलिए जो हम सब जानते हैं जो भारत का ये जो निचला हिस्सा है, भारत का निचला हिस्सा है, इसी निचला हिस्सा में पानी रहता है। चलिए इसी को हम जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे कौन सा बंदरगाह है। चलिए तो यहाँ पर बात किया जाए तो बड़े बड़े बंदरगाह में सबसे पहले गुजरात के इस एरिया में आता है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह आता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और इसको याद कीजिए होगा, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और इससे आगे भारत के सबसे मानी सस्ता बंदरगाह कौन है? तो ये कांडला बंदरगाह सस्ता है, सबसे सस्ता बंदरगाह है। और बात करिए सबसे बिजी बंदरगाह कौन है? व्यस्त सबसे सस्ता बंदरगाह। और सबसे मुफ्त व्यापार का फ्री ट्रेड जोन, मुफ्त व्यापार का बंदरगाह है। मुफ्त
व्यापार, यानी कि अगर यहाँ से कोई भी वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है तो कंपेयर टू अदर बंदरगाह शिपयार्ड, इस बंदरगाह में बने कम खर्च लगेगा, यहाँ पर टैक्स कम लगेगा, सबसे कम। तो मुक्त व्यापार का बंदरगाह भारत के सबसे सस्ता बंदरगाह, भारत के सबसे बिजी बंदरगाह, और उसके बाद कहाँ पे है तो गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। और बात करें इसका दूसरा नाम, अन्य नाम का, इसी का दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये आपको कांडला बंदरगाह के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये पश्चिमी तट स्थित है और ये पूर्वी तट के, गुजरात पश्चिमी एरिया में और ये पूर्वी एरिया में है। उसके बाद गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है तो महाराष्ट्र। मुंबई तो जानते ही हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में उसी के। और ये है भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह। देखिए अगर हम लिख दिए बड़ा तो यानी कि सबसे बड़ा होगा, सस्ता लिख दिए यानी कि यह सबसे सस्ता है, बिजी यानी कि यह सबसे बिजी बंदरगाह, मुफ्त व्यापार यानी कि सबसे कम रुपया में यहाँ पर आयात निर्यात होता है। तो ये भारत के क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है तो ये मुंबई बंदरगाह जो है कि जो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद इसी बंदरगाह इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था क्योंकि भारत में इससे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो कराची बंदरगाह भी था इधर लाहौर, इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में। जो पाकिस्तान में चल गया था तो भारत का सभी आयात निर्यात होगा, इसी बंदरगाह से अधिकांश होता था। इसी को भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, कृत्रिम बंदरगाह जो कि बनाया गया, और इसी के बगल में ही थोड़े सा के आस पास में ही है, और वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये हम शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी का अन्य नाम है नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह है, ठीक है। तो ये मुंबई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, सहायक बंदरगाह बनाया गया, सहायक बंदरगाह बनाया गया। कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी का अन्य नाम है नहावा सोवा बंदरगाह, जो कि यह एक बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम। या क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह कौन है तो ये नहावा सोवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र बंदरगाह है जो कि कृत्रिम है, नहीं तो सब प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए जिसको हम बोल देंगे कृत्रिम बंदरगाह वो कृत्रिम बंदरगाह रहेगा, और जिसको नहीं बोलेंगे वो प्राकृतिक बंदरगाह रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा है। मात्र 3 ही कृत्रिम बंदरगाह पढ़ने को मिलेगा, इसमें 1 और इस एरिया में 2 कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो भारत के सबसे बिजी बंदरगाह कांडला बंदरगाह, मुफ्त व्यापार का बंदरगाह कांडला बंदरगाह, सबसे सस्ता बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह, और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम नहावा सोवा, और यह पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद आता है गोवा में मारमा गांव बंदरगाह, मारमा गोवा या मारमा गांव बंदरगाह, ठीक है। मारमा गांव बंदरगाह, इससे क्वेश्चन आता है चाय का सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है। चाय का सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है तो मारमा गांव बंदरगाह से। और लोहा या इस्पात का सबसे ज्यादा आयात निर्यात कहाँ से किया जाता है तो इस्पात यहीं से होता है, इस्पात, चाय, इस्पात, लोहा इस्पात, लौ इस्पात ले लेते हैं, लौ इस्पात का सबसे ज्यादा आयात निर्यात मारमा गांव बंदरगाह से किया जाता है, लौ का आयात निर्यात। उसके बाद ये मारमा गांव बंदरगाह कहाँ पे है तो मारमा गोवा से या मारमा गांव से गोवा पता चल जाता है, ये गोवा में है। उसके बाद आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है कर्नाटक। याद कैसे रहेगा न्यू मंगलौर यानी कि बेंगलोर
यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर यानी कि मंगलौर। तो ये न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और यहाँ पर से भी लौह का आयात निर्यात होता है, मसाला का आयात निर्यात होता है। उसके बाद यहाँ पर है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। और कोच्चि बंदरगाह को बोला जाता है अरब सागर की महारानी। अरब सागर की महारानी, इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर की महारानी। अरब, इधर अरब सागर है, इधर और इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर हिंद महासागर, तो अरब सागर में पड़ता है। तो अरब सागर की महारानी। कौन सी बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह पर। अगर बात आपको याद होगा तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे आया था? केरल के कोच्चि बंदरगाह पे। यहीं पे जब मोरिन से मिला था, तो ये कोच्चि बंदरगाह वही कोच्चि बंदरगाह है। या कुछ पूछेगा वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे आया था? तो कोच्चि बंदरगाह पे सर्वप्रथम यही बंदरगाह पे आया था। ये अरब सागर की महारानी बोला जाता है कोच्चि बंदरगाह को, जो कि केरल में स्थित है। देखिए इधर क्या बंदरगाह हो गया? एक हो गया कांडला बंदरगाह, और एक हो गया मुंबई बंदरगाह, और एक नहावा शोभा बंदरगाह, एक मारमा गांव बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, और एक न्यू मंगलोर बंदरगाह, और एक कोच्चि बंदरगाह। 1 2 3 4 5 6 गो बंदरगाह इधर पढ़ लिए। 13 गो बंदरगाह में से और 6 गो बंदरगाह इधर पढ़ लेते हैं, और एक बंदरगाह इधर आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कोलकाता में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में है बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तो इससे क्या पढ़ने को मिलेगा, या इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद कोलकाता बंदरगाह के बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक बंदरगाह कौन है? औद्योगिक भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक बंदरगाह तो कोलकाता बंदरगाह है। इसके बाद यह कोलकाता बंदरगाह भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि समुद्र के किनारे न है, नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी पर तट पर स्थित है। एकमात्र बंदरगाह है जो ये नदी पर स्थित है। हुगली नदी, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी के तट पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक। कोलकाता बंदरगाह, और यह कोलकाता बंदरगाह नदी पर है तो समुद्र के किनारे एक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के सामान यहाँ आता है, यहीं से जाता है, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह है, सहायक बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह। इसके सहायक बंदरगाह कौन है? सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। जो कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह कौन है? तो हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। और कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और उसके बाद आता है कोलकाता के बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, और एक 3 गो यहाँ पे आएगा। पहले आएगा पारादीप बंदरगाह, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद आएगा यहाँ पर 3 गो तमिलनाडु में ही मिलेगा। तो यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह से क्या पढ़ने का मिलेगा? पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। उड़ीसा क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद भारत के सबसे बड़ा रसायन बंदरगाह कौन है? तो पारादीप बंदरगाह। भारत के सबसे बड़ा रसायन बंदरगाह, रसायन यानी कि यहाँ से मेडिसिन का आयात निर्यात होता है। मेडिसिन मैंने कोई भी दवाई का आयात निर्यात होता है। चावल अनुसंधान केंद्र भारत में यहीं पर है, उड़ीसा में है, कटक में है, ठीक है। तो भारत में रसायन का सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह से। औद्योगिक बंदरगाह कौन है? तो कोलकाता बंदरगाह। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो विदेश का सामान विदेश में आयात निर्यात करता है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर नेपाल जा सकते हैं। तो कोई अलग देश का, अगर अलग कंट्री का सामान आता है नेपाल के लिए, तो सबसे पहले यहीं पर आएगा, क्योंकि नेपाल समुद्र के किनारे बसा नहीं है, भारत समुद्र के किनारे है, तो यहीं से जाता है कोई भी सामान नेपाल में। तो एकमात्र ऐसा बंदरगाह कोलकाता है जो कि विदेश का सामान विदेश में आयात निर्यात करता है। अच्छा,
पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? उड़ीसा में। यह भारत के सबसे बड़ा रसायन बंदरगाह है। उसके बाद ये आप मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। पहली बात, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और यह भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा, भारत के सबसे गहरा है, गहरा। देखिए पहली बात तो बंदरगाह क्या मांगता है? तो बंदरगाह मांगता है पानी। जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना ज़्यादा पानी में बंदरगाह सेफ रहेगा। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई है विशाखापट्टनम बंदरगाह में। और यह भारत के सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। सुरक्षित, भारत के सबसे सुरक्षित बंदरगाह तो विशाखापट्टनम बंदरगाह क्यों है? क्योंकि इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसी के आगे डॉल्फिन नोच की पहाड़ी है। तो डॉल्फिन नोच की पहाड़ी होने के कारण विशाखापट्टनम बंदरगाह को सुरक्षा मिलता है। क्योंकि अगर कोई भी आंधी तूफान तेज से आता है, ज्वार भाटा तेज से अगर आएगा तो डॉल्फिन नोच की पहाड़ी से टकरा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर क्षति होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पर है डॉल्फिन नोच की पहाड़ी, डॉल्फिन नोच, ठीक है। डॉल्फिन नोच की पहाड़ी से होने के कारण विशाखापट्टनम बंदरगाह को सबसे ज्यादा माने सुरक्षा मिलता है। याद रखना है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। बहुत ही माने कि एकदम मार्क्स लगा लीजिए। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे सुरक्षित बंदरगाह, डॉल्फिन नोच की पहाड़ी किस बंदरगाह के आगे है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम ही है, न कि अमरावती। तो ध्यान रखिएगा ये बात। उसके बाद आता है तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई, तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तो तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, और एक है इंदौर बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह, और एक है तुतीकोरिन बंदरगाह, तुतीकोरिन। ये तीनों बंदरगाह है तमिलनाडु में। कहाँ पे? ये तीनों बंदरगाह है तमिलनाडु, ठीक है। तीनों बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तो और ये बात याद रखिए, पहले 2 ही बंदरगाह था। इस इंदौर बंदरगाह का, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह इंदौर बंदरगाह। क्या है? सहायक बंदरगाह। ये इंदौर बंदरगाह किसका सहायक है? चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक कौन सी बंदरगाह है? तो ये है इंदौर। ये क्या है? सहायक, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है इंदौर बंदरगाह। और ये दोनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम, ठीक है। ये दोनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। लेकिन आज बात किया जाए भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? सबसे पुराना कृत्रिम में, तो सबसे पुराना बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह, सबसे पुराना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम में सबसे पुराना बंदरगाह ये चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह सहायक बंदरगाह इंदौर बंदरगाह। और 3 सबसे ज्यादा बंदरगाह भारत में, सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में। क्या होता है? 3 गो। और सबसे छोटा मान लीजिए सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ है? तब होगा महाराष्ट्र में। गौर कीजिएगा बात को, सबसे बड़े जब बोलेगा तो तमिलनाडु में, और नहीं तो ऐसे होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। छोटा मोटा लेकर के छोटा बंदरगाह जो है वो ज्यादातर महाराष्ट्र में है। तो भारत के सबसे पुराना बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत के सबसे बड़ा रसायन बंदरगाह तो ये पारादीप। भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक बंदरगाह तो ये कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। और अरबों की रानी तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा चाय का आयात निर्यात होता है मारवा गांव बंदरगाह से। और पश्चिमी तट पर एकमात्र स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और भारत के सबसे सस्ता बंदरगाह तो ये कांडला बंदरगाह। ये आपको देखिए 6 इधर हो गया और 6, 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह इधर हो गया। आपको हम बताया 13 बंदरगाह। तो ये भारत के मैप से थोड़ा सा इधर हट करके और यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अंडमान
निकोबार, निकोबार, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में नया बनाया गया है। इधर था और इधर। भारत के सबसे बड़े बड़े बंदरगाह में सबसे नया बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, और नया है और जल्दी बनाया गया तो इस सबसे छोटा हो गया। तो भारत के सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। भारत के सबसे नया बंदरगाह, तो सबसे नया बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। देखिए सबसे छोटा तो पोर्ट ब्लेयर, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे नया तो पोर्ट ब्लेयर, सबसे पुराना चेन्नई, ठीक है। ये बात का आप ध्यान में रख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? न्हावा शोभा बंदरगाह। और कंडला बंदरगाह का दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह। और ये कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसी का दूसरा नाम है, कहाँ लिख दे, इसका अन्य नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये आपको जल परिवहन में समझ में आ गया होगा। ये बड़े बड़े बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, इसका क्या तथ्य है। तो आई होप कि आप सबको ये बात अच्छा लगा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम जल परिवहन के बाद वायु परिवहन इरेज करके बतलाने वाले। तो थोड़ा हम साइड होते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए, तो परिवहन में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं रेल परिवहन, और उसके बाद पढ़ा दिए सड़क परिवहन। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी वीडियो इस बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, और उसके बाद अभी जो जल परिवहन बतलाया, उसके बाद हम वायु परिवहन बतलाते हैं। वायु परिवहन, वायु परिवहन वायु परिवहन में क्या जानना है? तो वायु परिवहन, यह दुनिया के सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? ये वायु परिवहन है। और दुनिया में सबसे तेज परिवहन कौन सा होता है? तो वायु परिवहन होता है, क्योंकि ये हवाई जहाज से होता है। चलिए, हवाई जहाज से होता है, तो हवाई जहाज का सर्वप्रथम खोज कौन किया है? तो राइट ब्रदर। हवाई जहाज का खोज कौन किया है? तो राइट ब्रदर। खोज या आविष्कार ले देते हैं। आविष्कार कौन क्या है? राइट ब्रदर। दो भाई थे ये राइट ब्रदर, ये हवाई जहाज का खोज किया। लेकिन भारत में सर्वप्रथम हवाई जहाज 1911 हवाई जहाज भारत में सर्वप्रथम हवाई जहाज 1911 में चला है। और यह इलाहाबाद से नैनी के बीच में चला। इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और नैनी आप जानते हैं भारत का मानक समय रेखा नैनी में ही है, इलाहाबाद के नैनी में। तो ये भारत में सर्वप्रथम हवाई जहाज 1911 में चलता है, इलाहाबाद से नैनी के बीच। इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, हवाई जहाज चलता है। और हवाई जहाज चलेगा तो इसको भी जैसे बंदरगाह रुकने के लिए, पानी जहाज के रुकने के लिए जगह है, उसे हवाई जहाज के रुकने के लिए जो जगह होता है उसको बोलता है अड्डा। तो भारत में हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत में हवाई अड्डा के बारे में, तो हवाई अड्डा ऐसे तो 450 से 500 के बीच में है, लेकिन हम वही जानेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। चलिए, भारत के जैसे आप हम सब जानते हैं मैप,
ये है भारत का मैप, आपको कैसा भी लगे, जैसे हमको बनाने आया बना दिए। तो ये भारत का मैप है, इसमें कहाँ कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हम सब जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत के जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, जहाँ से कोई भी देश से दूसरे देश में अगर हम जाते हैं आते हैं तो जो जहाँ पे रुकेंगे उसी को बोला जाता है हवाई अड्डा। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया जो एक देश से दूसरे देश में आने जाने वाले हवाई जहाज को अंतर्राष्ट्रीय, और जहाँ पे रुकेगी उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहेंगे। ठीक है, तो बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में सबसे भारत के ऊपरी हिस्सा में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम पढ़ा रहे हैं वायु परिवहन में जो जहाँ पर रुकता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये टॉपिक ही है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो श्रीनगर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में मुस्लिम का प्रभुता है, ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम का है, इसलिए मुस्लिम के नाम पर ही है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद यहाँ पर आता है अमृतसर में, कहाँ पे, तो अमृतसर में आता है। तो अमृतसर में है सिखों के 5वें गुरु, जिन्हें अकबर ने दान में जो 500 बीघा जमीन दिए थे, वो है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो गुरु रामदास। ठीक, याद रहेगा, सिखों के 5वें गुरु गुरु रामदास, तो इनके ही नाम पर है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है, तो ये है अमृतसर में। इसके बगल में अमृतसर कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब में। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में इस एरिया में है भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। इन्होंने बहुत, इनके बारे में बात किया जाए तो ये जब बचपन में थे तो इनकी एक कहानी बहुत फेमस है। जब इनके पिताजी खेत में जो कोई फसल उपजा रहे थे, तो मानी आम के पौधा लगा रहे थे, तो ये बोले थे पापा क्यों लगाते हैं, तो बोले थे क्योंकि अगर अभी लगाते हैं तो बाद में एक आम के बदले कई आम देगा। तो इन्होंने बचपन में ये बात सुन करके, और जब ये थोड़ा सियाना हुए तो उसी टाइम में मैंने खेत के अंदर ये बहुत सारा मैंने बंदूक जो होता है बंदूक को रख दिए, और सोचे क्या ये एक बंदूक के बदला में बहुत सारा बंदूक होगा। ये बहुत ही फेमस है। ये पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे भगत सिंह। इन्हीं को सैंडर्स के हत्या के कारण 23 मार्च को 1931 को माने फांसी दे दिया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो 23 मार्च को भगत सिंह दिवस भी मनाते हैं। और ये पंजाब के रहने वाले, चंडीगढ़ के रहने वाले थे मुख्य रूप से। तो ये भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। चलिए, उसके बाद ये 3 गो हो गया इधर। उसके बाद इधर बात किया जाए तो गुजरात में है अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद में है। कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और उसके बाद यहाँ मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो मुंबई में है छत्रपति, शॉर्ट नाम लिख दे,
चलिए पूरे नाम ही लिख देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये है मुंबई। मुंबई में कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। और इसी के थोड़ा सा ऊपर है छत्रपति शिवाजी महाराज के बगल में उदयपुर, महाराष्ट्र में। ये कौन सा जगह है? उदयपुर। तो इस उदयपुर में कहाँ पे? उदयपुर में है पेशवा बाजीराव अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर में। तो ये उदयपुर में ही रहने वाले थे, उदयपुर के ही रहने वाले थे महाराणा प्रताप। तो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा मैंने एक सीरियल ली है महाराणा प्रताप, तो आप देख सकते हैं इनके बारे में बहुत ही ये वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये महाराणा प्रताप है उदयपुर में, और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ अगर बात किया जाए इंदौर में, इस एरिया में है इंदौर में अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर। होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदौर में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। 5 बार से लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गिनती हो रहा है इंदौर को। अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो इंदौर में। इसी के बगल में भोपाल है, तो भोपाल में आप सबको एक मिनट, भोपाल में आप सबको इसी के बगल में है क्या? भोपाल। तो भोपाल में आप सबको राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो भोपाल में। ठीक है, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजा भोज। इसी के भोपाल में ही है एक, इसी के एरिया में है नागपुर। तो नागपुर में पड़ता है ये, नागपुर आप सब जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म या कर्मभूमि नागपुर है। तो नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो भोपाल नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर। ठीक, नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय। अभी तक क्या होता है? श्रीनगर में शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके नीचे अमृतसर में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ में भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद इंदौर में आप सबको बतलाए हैं अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसके बाद भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, और गुजरात में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। इसका तो नाम ही नहीं लिखे, अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। क्योंकि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में 1928 में ही दिया गया था, जहां अहमदाबाद की किसान महिला ने इनको सरदार की उपाधि दिया था 1928 में बारदौली सत्याग्रह में। तो गुजरात के ही थे अहमदाबाद के, तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। मुंबई से थोड़ा ऊपर है उदयपुर में है महाराणा प्रताप, तो उदयपुर के ही थे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में। इसके नीचे बात किया जाए तो इस एरिया में पड़ता है
केरल। तो केरल में बात किया जाए भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो केरल में सबसे ज़्यादा। कहाँ पे, केरल में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये केरल में है कोच्चिन हवाई अड्डा, कोच्चि हवाई अड्डा। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्री हवाई अड्डा, त्रिवेंद्री हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। और ये सब मान लीजिए केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल में, कोच्चि हवाई अड्डा, और यहाँ पे कोच्चिन हवाई अड्डा है। मान लीजिए बहुत 4-5 हवाई अड्डा पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल में, क्योंकि अंतिम सीमा तो यहाँ से ही इधर जितना होगा भारत के इस एरिया में होगा कोच्चिन बंदरगाह के, तिरुवनंतपुरम बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह पे ही ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कोच्चिन के बंदरगाह जो था उस पर आया था वास्को डी गामा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर कर्नाटक में है कर्नाटक में है कोट्टापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोट्टापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है, कोट्टापुरम। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी है। और लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है छोड़ देते हैं। और यहाँ हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी। ये भारत के सबसे कम उम्र के अभी तक के प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, हैदराबाद में। कर्नाटक में कोट्टापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोल्लम हवाई अड्डा भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देते हैं। इसमें कोच्चि हवाई अड्डा कहाँ पे है, केरल में, त्रिवेंद्री हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में यानी केरल में। कोच्चिन हवाई अड्डा भी है, कोच्चिन भी है, मतलब और सारा हवाई अड्डा इधर है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बतला रहे हैं। उसके बाद नागपुर के बाद आता है यहाँ पर रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो रायपुर में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में। उसके बाद उड़ीसा में आता है, उड़ीसा में यहाँ पर भुवनेश्वर में है, कहाँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी नवीन पटनायक, अभी तो नवीन पटनायक के पापा जी बीजू पटनायक जो उड़ीसा के संस्थापक है, को फाउंडर है, तो यहाँ पर है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। कहाँ, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए अब नीचे से क्या ऑप्शन तक बढ़े, तो नीचे में इस एरिया में आता है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो गुजरात में आता है अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, यहीं पर अभी नरेंद्र मोदी ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10-15 दिन के लिए बना दिए थे, हवाई अड्डा को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जामनगर को, क्योंकि यहाँ पर मुकेश अंबानी के बेटा को शादी होने वाला था, शादी नहीं होने वाला था, यहाँ पे उनका क्या होता है, छोड़िए, यहीं पे जामनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पर चालू हुआ है, महात्मा गांधी ने चालू किए थे, जामनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुजरात में है, ठीक। और उसके बाद बतलाया है मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद उदयपुर में महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, नागपुर में, भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर में अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक में है कोट्टापुरम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, कोल्लम भी है, ठीक है, इसी एरिया में। और उसके बाद त्रिवेंद्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि हवाई अड्डा केरल में ही है, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल की राजधानी है। उसके बाद उड़ीसा के बाद आता है यहाँ पर कोलकाता, तो कोलकाता में है सरदार वल्लभ भाई,
यहाँ पर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर कौन थे? नेताजी सुभाष, ऊपर लिख देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कहाँ पे है? ये है कोलकाता, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस एरिया में असम में है, असम में, इस एरिया में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है असम में है। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या कैसे लिख रहे हैं? गोपीनाथ बारदोलाई, ये आधुनिक असम के पिता, इन्हीं को कहा जाता है गोपीनाथ बारदोलाई के। ये गोपीनाथ बारदोलाई असम में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? असम में। और उसके बाद इस एरिया में हम आएंगे तो यहाँ पर है झारखंड की राजधानी रांची। तो रांची में मुंडा जनजाति, यही मान कि जितना मान कि भील जनजाति जो जनजाति है यहीं पर रहता है। तो मुंडा जनजाति के सरदार बिरसा मुंडा है, तो इन्हीं के नाम पर है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? तो रांची में है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद आप आता है बिहार। तो बिहार इस एरिया में है, बिहार के पटना में, पटना में पड़ता है चलिए बिहार। उसके बाद इस एरिया में पड़ता है वाराणसी, और इस एरिया में पड़ता है क्या? इस एरिया में पड़ता है लखनऊ। यहाँ पर है लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, लखनऊ में है, यहीं पे लिख देते हैं चौधरी चरण सिंह। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन्हीं को अभी मिला है नोबेल पुरस्कार। 5 को नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को मिला था। 5 व्यक्ति को प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, तो दे दिए हैं 5 व्यक्ति को। चौधरी चरण सिंह को भी दे दिए हैं नोबेल पुरस्कार। तो ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किसानों का सरदार है चौधरी चरण सिंह। ये वाराणसी में है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? वाराणसी में। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बिहार में है, ये बिहार में पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए और भी है, गया में भी है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, बहुत जगह पे हवाई अड्डा। लेकिन बिहार के पटना वाला ही एक फेमस है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्या नाम है इसका? सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका नाम, ये पटना वाला। उसके बाद आप बताइए भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पे दिल्ली में। भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। तो जो अब व्यक्ति अंत तक बने रहेंगे वही उन्हीं व्यक्ति को ही बात पता चलेगा कि भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत के सबसे बड़ा है। यहाँ पे भारत के सबसे बिजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यही है। भारत के सबसे महंगा भी इसी को बोला जाता है, भारत के सबसे बिजी भी इसी को बोला जाता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए 6 लाइन का जो होता है बनाया गया। यहाँ पर करीब 500 हवाई जहाज आराम से अड़ सकते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा ही बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप हमको जरूर, अगर आप अभी तक बने हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जे
पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? फिर आपको वायु परिवहन में जो प्रमुख हवाई अड्डा है, जो हमको तो इतना ही लगा सबसे प्रमुख हवाई अड्डा जो लगा होगा वो आप सबको बतला दिए हैं। अगर इससे भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हमसे अगर छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।